हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक ही होंगे मेरे ख्याल से, भगवान की दया से। क्या कर रहे थे क्लास? हम पढ़ रहे थे चैप्टर किसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आज हम पढ़ेंगे बेटा क्या? टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, दोनों का एक साथ करवा दूंगा, एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर के वेरी करने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल के, आइदर मटेरियल मेटल हो, इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो, कोई भी मटेरियल होगा तो उसमें अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके रेजिस्टेंस और उसके रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है, बढ़ेगी, घटेगी, क्या फर्क आएगा उसके अंदर, या कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अलॉयज के अंदर क्या चेंज आएगा हम सभी के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रेजिस्टेंस डिपेंड कैसे करता है। तो रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था बेटा? रेजिस्टेंस क्या था? वी नो। रेजिस्टेंस तो ये था R इज इक्वल टू ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर A इंटू टाउ। और रेजिस्टिविटी क्या थी? आपको एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी चीज पूछ सकते हैं, मैं दोनों को एक साथ ही करवा रहा हूं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो हो गया ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर A इंटू टाउ, और यहाँ पे क्या होता है M डिवाइड बाई NE स्क्वायर इंटू टाउ। ये आपको मैंने डिफरेंस बताया था रेजिस्टेंस में, रेजिस्टिविटी में। रेजिस्टिविटी कभी किस पे डिपेंड नहीं करती? लेंथ और एरिया पे, मतलब शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती कभी भी, बल्कि रेजिस्टेंस शेप और साइज पे भी डिपेंड करेगा। और बाकी जो बच के फैक्टर्स, जैसे ये भी नेचर ऑफ मटेरियल पे चेंज डिपेंड करता है, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ये भी किस पे करता है? नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। अब वो कौन है ऐसे फैक्टर जो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? मैंने आपको बताया था कौन से? N और टाउ। यहाँ पे N क्या है, A क्या है? M तो हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। L हो गया लेंथ, ठीक है। ये भी N क्या है? नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वेयर N जो था बेटा वो था नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद E हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका? कंडक्टर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये आपको ध्यान होगा एक बात अच्छी तरह से कि हमेशा कंडक्टर की जो लेंथ जो ली जाती है, लेंथ वो तो ली जाती है करंट की डायरेक्शन में। जैसे हमारे पास ये वो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट के अलोंग तो उसकी मेजर की जाती है लेंथ, ठीक है। तो ये L क्या है? उसकी लेंथ अलोंग द करंट, जिधर वो फ्लो कर रहा है करंट। और एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया हमेशा लिया जाता है नॉर्मल टू द करंट, एरिया हमेशा क्या लिया जाता है? नॉर्मल टू द करंट। इस नॉर्मल टू द करंट का, जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है तो उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो आगे का जो दिख रहा है हमें सर्कुलर जो है फेस, इसका फ्लैट जो फेस है, ये फ्लैट, ये फेस, इसका एरिया लिया जाता है बेटा, ठीक है। ये नहीं कि कर्व पोर्शन का एरिया, कर्व पोर्शन का एरिया कभी नहीं लिया जाएगा कंडक्टर का। कंडक्टर का अगर सिलेंड्रिकल कंडक्टर है तो उसके कर्व पोर्शन का एरिया कभी नहीं लिया जाएगा, ओनली उसका जो सर्कुलर पोर्शन है यानी फ्लैट फेस है, यानी जिसका हम ये कह सकते हैं, अगर मान लो इसकी रेडियस कितनी है r, तो उसका एरिया क्या लिया जाएगा बेटा? पाई r स्क्वायर। कर्व पोर्शन का कितना होता है? 2 पाई r l, वो नहीं लिया जाएगा, ओनली लिया जाएगा एरिया पाई r स्क्वायर। तो जो एरिया यहाँ पे इंक्लूड होता है कंडक्टर का
वो आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द करंट। कर सकते हैं इसको, देख सकता हूं यहां पे मैं, टेकन परपेंडिकुलर टू द करंट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, टाउ। टाउ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम, याद होगा ना, रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? अरे वो इलेक्ट्रॉन नहीं दमाद एक दूसरे से टकरा रहे थे कंडक्टर के अंदर, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन है, मूव करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आयंस है, तो इनके बीच का ये लगातार कोलिजन, इसका फिर कोलिजन, फिर कोलिजन, फिर कोलिजन। तो रिलैक्सेशन का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिलैक्स रहने का, है ना, रिलैक्स रहने का टाइम। इलेक्ट्रॉन कब तक रिलैक्स रहेगा? जब तक टकरा ना जाए दूसरे के। तो इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक गया, ठीक है, फिर यहां से यहां गया, तो इन सब का हम रिलैक्सेशन टाइम तो क्या लेते हैं? एवरेज टाइम टेकन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। तो यहां से लेकर यहां तक का कोलिजन एक हो गया, यहां से एक हो गया, तो इसमें टाइम कितना लिया, इसमें टाइम कितना लिया, उन दोनों का क्या निकाल दो? एवरेज। वो क्या था? रिलैक्सेशन टाइम, यानी इसको हम कह सकते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसके आगे लिख देना एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो अब इनमें से कौन से फैक्टर थे जो नेचर पे डिपेंड कर रहे थे? ये तो डिपेंड करेगा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हर एक मेटल, सेमीकंडक्टर, सब के अंदर नंबर डेंसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे कॉपर है, कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे, आयरन में कम होंगे। तो जो नंबर डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल्स। एंड टाउ किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्ट टेम्परेचर के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उनके बीच के इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन आयन के बीच का कोलिजन जल्दी होगा, और जल्दी यानी कि तेजी से वाइब्रेट करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जल्दी एक दूसरे से टकराएंगे। जल्दी टकराने का मतलब क्या हुआ कि रिलैक्सेशन टाइम कम से कम लेंगे, वो कम टाइम लेंगे टकराने में। तो इसका मतलब टाउ डिपेंड किया टेम्परेचर पे और ये डिपेंड किया नेचर पे, ठीक है। क्या ये भी टेम्परेचर डिपेंड करेगा? देखना ये भी करेगा, किसी फैक्टर में, किसी में नहीं करेगा। तो ये देखो आप ध्यान से, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या क्या है? मास का भी चेंज होता ही नहीं है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी चेंज होता ही नहीं है। इसका कौन बच गए? दो बच गए ना, एन और टाउ, और यहाँ भी क्या बच गए? एन और टाउ। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर के चेंज होने से इन दोनों फैक्टर पे चेंज आएगा, एन टाउ, एन और टाउ पे। तो यहां से ओनली आप ये लिखें कि ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, रेजिस्टिविटी ये है, इसके अंदर क्या क्या चीजें थी मैंने आपको बता दी, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। हम एक एक को एक्सप्लेन करता हूं कि भाई टेम्परेचर के बढ़ने से मेटल्स पे क्या फर्क पड़ेगा, सेमीकंडक्टर पे क्या पड़ेगा, और इंसुलेटर पे क्या पड़ेगा, ठीक है। देखो नोट कर लेना अच्छे से। तो फॉर मेटल्स, नंबर 1 फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए या मेटल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? किसका? टेम्परेचर का। तो अगर हम क्या करें कि इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, ऑन द मेटेलिक सरफेस, ऑन द मेटेलिक सरफेस, तो किसके ऊपर इफेक्ट होगा? मेटल्स के लिए ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर फर्क पड़ता है बेटा? रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। फर्क एन पे भी पड़ेगा, फर्क टाउ पे भी पड़ेगा, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब ये मोस्ट डोमिनेट होगा कंपेयर टू किसके? एन के, ठीक है। तो आप सीधा याद रखो क्या चीज कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर, तो टेम्परेचर बढ़ने से द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन vibrations of electrons क्या होंगे? इंक्रीज।
so they collide fastly, वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, और फास्टली टकराएंगे तो क्या लेंगे, सो रिलैक्सेशन टाइम या टाइम बिटवीन द कोलिजन, टाइम बिटवीन collisions decrease, so tau is decrease, so tau relaxation time is decrease, और रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज होगा तो आप क्या कहोगे कि बट r is inverse to tau, r and rho is inverse to tau, नोट करो उसके पहले बार, बट r is inverse to tau and rho is inverse to tau, इसका मतलब क्या होगा, टाइम क्या हुआ कम, resistance and resistivity of the metals increase, resistance and resistivity of metals increase, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी उन सभी मेटल्स की क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या फर्क आया, रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर किन का, मेटल्स के रेजिस्टेंस के ऊपर। तो मेटल्स का रेजिस्टेंस क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने से जल्दी कोलाइड हुए, जल्दी कोलाइड हुए मींस रिलैक्सेशन टाइम कम लिया, कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होगा क्या कहते हैं, ईटा, रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों अगर आप पे पेपर में एक पूछेगा कोई भी, तो एक को एक्सप्लेन करना, आइदर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को, तो क्या होंगे, वो बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेटल्स का। मैं इसका ग्राफिकल वेरिएशन भी बता देता हूं, यहां पे बता दो। तो मेटल्स का जो ग्राफिकल वेरिएशन होता है, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का विद टेम्परेचर ये बनता है बेटा इसका, ठीक है। और ये पर्टिकुलर हम किसके लिए दिखाते हैं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पर्टिकुलर किसके दिखाते हैं, फॉर कॉपर, क्योंकि कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, फॉर कॉपर के लिए है ये Cu। तो मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या करेंगे, बढ़ेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये ग्राफ आएगा मेटल्स के लिए, ठीक है। दूसरा हम बढ़ाएंगे किसके लिए, हम करेंगे किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, बेटा दो। फिर बात आती है सेमीकंडक्टर्स के लिए, फॉर सेमीकंडक्टर नंबर 2, फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होगा बेटा, सेमीकंडक्टर के अंदर फिर वही बात है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, पहले मैं थ्योरेटिकली बता देता हूं फिर लिख देता हूं। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, बॉन्डिंग होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है, ठीक है। इन सभी के अंदर क्या होता है बेटा, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम 14 ग्रुप के अंदर आते हैं, 14 ग्रुप के अंदर आते हैं मींस कौन से वैलेंट, टेट्रावैलेंट होते हैं, 4 वैलेंसी होती है, सिलिकॉन,
ये मैं आपको बताऊं 9th यूनिट में कंप्लीट, अभी उसको उतारना मत, ठीक है, अभी उन्हें समझो उसको। तो सभी के अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड सभी बना के रखेंगे बेटा, एक इसके पास ये शेयर करके अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट कर लेंगे। इस सिलिकॉन के ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 ये टेट्रावैलेंट यानी 4 वैलेंसी थी, चारों की चारों ने नेबरिंग सिलिकॉन के साथ क्या बना लिया, बॉन्डिंग बना लिया। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है जो कंडक्टिविटी करे एट द 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 सेमीकंडक्टर इज ए इंसुलेटर, ये मैंने आपको पहले बताया था, है ना। एट 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 सेमीकंडक्टर is an insulator, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। उसके बाद हम इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग बनी हुई है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, एनर्जी, जिसको आप केमिस्ट्री के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हो। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, उसके अंदर अगर इतनी एनर्जी आ जाए जो उसके वर्क फंक्शन क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास हम इतनी एनर्जी दे दें, सफिशिएंट एनर्जी कि वो उसके वर्क फंक्शन मतलब उसकी जितनी एनर्जी से बंधा हुआ है उस एनर्जी से ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री, और फ्री हो जाता है तो क्या करता है, कंडक्टिविटी। तो सेम बात यहाँ के अंदर भी है, ये सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा कि अगर हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है। जितना हीट करोगे उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने का मतलब कौन फ्री, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्यों जरूर थोड़ी है सिलिकॉन एक ही हो, सिलिकॉन और भी तो होंगे, सिलिकॉन और भी तो है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो चेंज होगी कंपेयर टू रिलैक्सेशन टाइम, यानी वहां पे मेटल्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि टाउ रिलैक्सेशन टाइम इज ए डोमिनेंट ओवर एन, यानी एन कम चेंज होगा, टाउ ज्यादा चेंज होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर टाउ ना के बराबर चेंज होगा, नंबर डेंसिटी ज्यादा चेंज होगी, मतलब यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फ्री होंगे या कम होंगे, अगर टेम्परेचर कम करोगे कम होंगे। मींस किनके ऊपर इफेक्ट होगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, वो लिखवाता हूं आपको मैं, ये डायग्राम बना के नहीं लिखा, मैं बताता हूं आपको क्या लिखना है। तो देखो बेटा, ये एग्जांपल इसके हो गए, ये बात लिख लेना है, मैंने पहले लिखवा चुका हूं, बात ध्यान रखना है। ये इसके एग्जांपल है, नोट कर लिए होंगे। तो उसमें क्या इफेक्ट होगा वो देखो बेटा। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज, अब देखो मैंने इंक्रीज बता दिया तो डिक्रीज अपने आप ही हो गया ना, वाइस वर्सा ब्रदर। जैसे मेटल्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बढ़ी ना, तो ऐसे अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी कम होगी। ऐसे ही मैं यहां बता रहा हूं आपको कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है सेमीकंडक्टर सरफेस के ऊपर, सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ देन number density of free electrons that is n increase होगी, ठीक है। और n इंक्रीज होगी तो हमें पता है, बट r is inverse to n and rho is also inverse to n, ठीक है। तो n क्या हो रही है, इंक्रीज, सो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज, क्या होगी, डिक्रीज। तो उन सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, क्या बढ़ने से, टेम्परेचर। तो उल्टा वाइस वर्सा, अगर टेम्परेचर कम हुआ
तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, इनवर्स है उसके एक तरह से। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, पहले इसको नोट करो, फिर इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, देखो बेटा, तो इसका ग्राफ क्या होगा फॉर ए टिपिकल सेमीकंडक्टर। तो इसका जो ग्राफ आता है बेटा, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर या रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक ही बात है, वो ग्राफ इस तरह से आता है। ठीक है, इनवर्स फॉर ए टिपिकल सेमीकंडक्टर, फॉर ए टिपिकल सेमीकंडक्टर। ये ग्राफ है फॉर ए टिपिकल सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उन सब के लिए क्या फर्क पड़ेगा, ये उसका ग्राफ पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लो। सेम ऐसे ही तीसरा आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर पे भी ना कि हम कहते हैं कि कोई भी इंसुलेटर परफेक्टली इंसुलेटर नहीं होता, उसमें भी किसी कंडीशंस के ऊपर करंट आ जाता है, तो वो किनके कारण, वो भी नंबर डेंसिटी के कारण, नंबर डेंसिटी पे। तो उनके ऊपर भी टेम्परेचर के बढ़ने से किन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये कर सकते हो फॉर द सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर के अंदर में ये लिख देना सीधा सा, फॉर इंसुलेटर्स। पहले आप इसको नोट उतारो, फिर करता हूं उसको मैं। ठीक है, नंबर 3 फॉर इंसुलेटर्स। आता नहीं एग्जाम वैसे इंसुलेटर का कभी भी आपके पास या तो कॉपर का यानी कि मेटल्स का आएगा, या आपके पास सेमीकंडक्टर का आएगा। तो फॉर इंसुलेटर्स इफ वी इंक्रीज temperature, then a few value of electrons, क्या करेंगे बेटा, आर फ्री, देन n हमारे पास ये बढ़ेगा, therefore that is n increase होगा, बट r जो हमारे पास है वो इनवर्स टू किसके, n के। तो n इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। सो कर देना, सो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीज। तो लगभग सेमीकंडक्टर वाला ये इफेक्ट है, लेकिन सेमीकंडक्टर आपको बताया था मैंने, सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी है। इंसुलेटर के अंदर बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स किसी रेयर केस के अंदर फ्री होंगे, ठीक है, जो कंडक्टिविटी कर सकते हैं, और कंडक्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सेमीकंडक्टर में इंटरमीडिएट उनकी क्या होती है, वैल्यू होती है बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। तो इसका ग्राफ भी सेम वैसा बनेगा जो हमने इसमें बनाया था कि ये रेजिस्टिविटी, ये टेम्परेचर, ये ग्राफ हो जाएगा उसका। ठीक है, टच नहीं होगा, पैरेलल जाएगा इसके पैरेलल रहेगा। तो ये ग्राफ था इसके लिए, और ये ग्राफ इंसुलेटर के लिए। ठीक है, ये 3 है। और फिर मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर 4 फॉर अलॉयज, मिटा दो। इसके बाद आते हैं अलॉयज। नंबर 4 फॉर अलॉयज। लाइक कैसे, मैंगनीज, निक्रोम, कॉन्स्टेंटन एंड एटसेट्रा, इस टाइप के। ये सभी वायर्स
रेजिस्टेंस बॉक्स हम लैम्प में यूज करेंगे, इनका रेजिस्टेंस बॉक्स बनता है और रेजिस्टेंस वायर बनता है जो मीटर बेस पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर जुड़ेगा। इसी के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगला चैप्टर जो आएगा वो उनके अंदर हम पढ़ेंगे मीटर बेस एंड द पोटेंशियोमीटर। तो उस मीटर बेस के अंदर एक वायर होगा, पोटेंशियोमीटर में एक वायर होगा उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर प्रैक्टिकल के अंदर। तो उस इंस्ट्रूमेंट पे जो वायर होगा ना वो वायर इन मेटेरियल्स का बना होता है। अब आप पूछोगे सर इन मेटेरियल्स का क्यों बना होता है? तो इन मेटेरियल्स का इसलिए बनाते हैं, पहली बात तो क्या है कि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। पहली बात इन सब की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, दे आर हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल, दे आर हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल। पहली बात ये है, क्लियर? ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखना इसके अंदर। ये इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होने से ये होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, अब आपको जब टेम्परेचर ना बढ़ाएं तो भाई पोटेंशियोमीटर वायर हमने जोड़ दिया, हम टेम्परेचर क्यों बढ़ाएं? अब टेम्परेचर आप नहीं बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? मान लो किसी भी वायर के अंदर जब पोटेंशियोमीटर या मीटर बेस ऐड जोड़ोगे तो उसमें करंट की सप्लाई देनी पड़ेगी, और करंट के अगर सप्लाई दोगे तो करंट सप्लाई देने से क्या होगा, जूस हीटिंग इफेक्ट के कारण किसी भी वायर में किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो वो हीट होगा ही होगा। आप ना चाहते हुए भी वो गर्म होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर चेंज होगा। अब क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। टेम्परेचर चेंज हुआ तो अगर हमने इनकी बजाय क्या लिया होता, मेटल लिया होता, हम कोई भी कॉपर का वायर लगा दिया होता, तो कॉपर के वायर लगाने से क्या होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। और मीटर बेस काम क्या आता है, मीटर बेस काम आता है किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ये नोट मत करना, ये आप ओनली सुनना बस, ठीक है। ये बाद में लिखवाऊंगा उसको मीटर बेस के अंदर, तो अच्छे इसको दिमाग में बैठाओ। पहले बात कि मैंने क्या कहा कि अगर मैं उस मीटर बेस में या पोटेंशियोमीटर के अंदर क्या यूज कर लूं, कॉपर वायर यूज कर लूं, तो कॉपर वायर यूज करोगे तो क्या होगा, कॉपर वायर यूज करने से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, और हमें उसका रेजिस्टेंस मेजर करना था। रेजिस्टेंस मेजर करना है, अब वो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से चेंज होता जा रहा है, तो उसकी एक वैल्यू आएगी नहीं। पहले रीडिंग लेंगे तो अलग आएगी, दूसरे लेंगे तो अलग आएगी, हर रीडिंग में उसका रेजिस्टेंस चेंज होता चला जाएगा। तो हम नहीं पता पाएंगे कि एक्चुअल उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है। तो कॉपर वायर यूज नहीं कर सकते, तो हम किसका यूज करें, सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं? नहीं, सेमीकंडक्टर में भी चेंज होगा। सेमीकंडक्टर यूज करोगे तो टेम्परेचर बढ़ने से उनका रेजिस्टेंस कम होगा, तो वो चेंज हो गया। तो हम ऐसा वायर यूज करेंगे जिसका टेम्परेचर, जिसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाए तो उसका रेजिस्टेंस ना चेंज हो। अब ऐसा तो कोई दुनिया में बना ही नहीं है वायर जिसका चेंज ना हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दे तो, है ना। तो ऐसा वायर ले लें जो नियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। एक ऐसा वायर लिया जाए जो टेम्परेचर पर नियरली, जिसका रेजिस्टेंस नियरली इंडिपेंडेंट हो ऑन दैट, किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो फिर बेटा वो कौन है, वो यही है, मैंगनीज निक्रोम एंड द कांस्टेंट है, ठीक है। तो इनका वायर लेने लगाने के पीछे क्या रीजन हुआ कि पहले ही इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और अगर हम इनको वायर उनके साथ जोड़ दें और टेम्परेचर बढ़ जाए तो टेम्परेचर बढ़ने से इनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। दूसरा पॉइंट ये है कि बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर there is no change in its resistance and resistivity, इनके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम इन वायर्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो भाई ये होगी अलाउस का फॉर द मैंगनीज निक्रोम और कांस्टेंट का। तो भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है।
इनका ग्राफ बनाता हूँ, इसको नोट करो अच्छे से, पहले बार अच्छे से समझो। इस टेम्परेचर डिपेंडेंट पे एक नंबर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर आता है, आइदर ग्राफ आ जाए और चाहिए इनका वेरिएशन पूछे थ्योरेटिकली कि कैसे इफेक्ट होता है। ठीक है, नोट करो। उसके बाद तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, अब मैं बनाता हूं उसका ग्राफ, मिटा दो, पोस्ट कर लिया और बीच बीच में उसको समझो तुम। मजा आ रहा ऑनलाइन पढ़ने में है भाई? रिप्लाई किया करो, कुछ बताया करो, क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आवाज से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, काम करके भेजा करो। ठीक, और ज्यादा मटर गश्ती मत किया करो। बताओ भी आगे। अच्छा, मैं बता रहा था इसका ग्राफ, उसके लिए अलॉयज के लिए है ना, फॉर अलॉयज के लिए हम इसका ग्राफिकल वेरिएशन, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर, तो इसका ग्राफ यहां से, ठीक है, इस तरह से। ये मत बना देना, ये मत बना देना, इसमें और इसमें फर्क है। इसका रेजिस्टेंस जो हुआ तो ये तो ऑब्वियसली नियरली, यानी कि क्या होगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना। तो स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल साथ साथ ही लाइन है, यानी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम चेंज हो रही है टेम्परेचर के बढ़ने से। और इसमें क्या है, ये तो होगी स्ट्रेट लाइन, ये तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाती है। ये क्या हुआ, बढ़ता गया, बहुत ज्यादा बढ़ता गया, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे विद टेम्परेचर, ये ग्राफ बनेगा। तो अगर ये बनाओ तो डॉटेड लाइन बनाना, नहीं तो वैसे ओनली इतना ही बना देना। ठीक है, तो बनाओ तो डॉटेड लाइन बना के दिखाना इसके साथ में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें बात वही लिख लेना बेटा, जरूर बता देना ये कि द रेजिस्टिविटी ऑफ द alloys are nearly independent on the temperature. रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस, एक ही बात है, आप भूल जाओ कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस नहीं बताया आपने। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ alloys are nearly independent, nearly independent of temperature, of temperature। तो ये था अलॉयज के लिए। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है इन सभी की थ्योरेटिकली कि कैसे कौन वेरी करता है, और सभी का ग्राफ, ग्राफिकली वेरिएशन, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। अगले लेक्चर में इनका पढ़ेंगे मैथमेटिकली, टेम्परेचर कोफिशिएंट वगैरह। ठीक है, ओके, थैंक यू।